नमस्कार साथियों, आज रविवार के कार्यक्रम में मैं रविवंशी स्वागत करता हूं सभी लोगों का। आज का हमारा शीर्षक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम धार्मिक भावनाएं। देखिए, यदि इस विषय पर बात करना हो तो हमें उन मूलभूत बातों को, उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना चाहिए जिसके आधार पर यह दो आइडियोलॉजी या दो विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं, कोई भी मुल्क हो या कोई भी मजहब हो, उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ मूलभूत इस प्रकार की धारणाएं या विश्वास होते हैं, फेथ होते हैं, जिनके आधार पर वह देश या मुल्क या वह मजहब बिल्डअप करता है, आगे बढ़ता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। और एक दूसरे के विरुद्ध विरोधाभास, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बड़ी ही स्वाभाविक बातें हैं। इसी प्रकार की भावनाएं इस समय पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में फैली हुई हैं फ्रांस के विरुद्ध। जिस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म के अनुयायी फ्रांस के विरुद्ध तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, अपने पैगंबर साहब के अपमान का या उनके सम्मान में गुस्ताखी का आरोप लगा रहे हैं, यह बातें जो हैं एक प्रकार का विरोध पैदा कर रही हैं पूरी दुनिया में। तो आइए हम इस विषय पर एक विमर्श करते हैं, एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो मौलिक वजहें क्या हैं, कारण क्या है जिनके आधार पर यह विरोध चल रहा है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फ्रांस की। फ्रांस में राजशाही हुआ करती थी, लेकिन 1789 से लेकर के 1799 तक एक बड़ा विद्रोह होता है, जनता के बीच एक बड़े जन आंदोलन चलाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होती है और फ्रांस जो है एक गणतांत्रिक देश के रूप में उभरता है, और जिसका मूलभूत सिद्धांत होता है या जिसका मौलिक ढांचा होता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें एक बात आती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत आज़ादी की हम बात करते हैं, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की बात आती है। तो इसमें जिसे फ्रांस की भाषा में लैसिथे कहा जाता है, यह इनकी मूलभूत संविधान का सबसे बड़ा अंग है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का और अपनी सोच को लोगों के बीच ले जाने का अधिकार प्राप्त है। यह मूलभूत सिद्धांत है फ्रांस के संविधान का, और इसी के अंतर्गत वह छूट मिलती है, वह अधिकार मिलता है फ्रांस के लोगों को, जो कहीं न कहीं इस समस्या का एक जड़ है या एक समस्या का कारण है। उसका नाम है राइट टू ब्लास्फेमी। राइट टू ब्लास्फेमी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा अधिकार नागरिकों को दिया गया है फ्रांस के नागरिकों को कि वह किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की, किसी भी पंथ की या किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह पैगंबर हो, चाहे वह कोई महापुरुष हो या चाहे वह देवी देवता हो, उनके विरुद्ध बातें कर सकता है, उनके विरुद्ध स्केच जारी कर सकता है और अपना विरोध जो है वह दर्ज करा सकता है। तो यहीं से मामला खराब होता है, या फिर यह कहा जाए कि आगे बढ़ता है कि जिस प्रकार से चार्ली हेब्दो ने 2015 में मोहम्मद साहब का एक स्केच जारी किया, जिसको लेकर के इस्लामिक भावनाएं आहत हुई और इस्लाम के अनुयायियों को कष्ट हुआ। अब ये जो मूल हैं ये आपके फ्रांस के हैं। अब दूसरी तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इस्लाम को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में यह बात कही गई है कि पैगंबर के विरुद्ध किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बनाया जा सकता, किसी प्रकार का स्केच नहीं जारी किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो धर्म के विरुद्ध है और उसके विरुद्ध मुस्लिमों को उठ खड़े होने का अधिकार है। अब यह जब दो बातें एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं तो कहीं न कहीं विरोधाभास चालू होता है। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, जो एक व्यक्ति को एक अस्मिता की सम्मान की बात की जाती है, और दूसरी तरफ धर्म की बात की जाती है कि धर्म जो है वह सर्वोपरि है। तो इस्लाम धर्म के नज़रिए से धर्म सर्वोपरि है और उसके बाद के बाकी व्यक्ति हैं धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, और फ्रांस का जो संविधान है वह कहता है व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये बातें एक दूसरे के आमने सामने जब खड़ी होती हैं तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जहां फ्रांस अपने मूल्यों को लेकर के सजग है, सहज है और वह कहता है कि हम अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं इस्लाम धर्म के अनुयायी कहते हैं कि हम अपने पैगंबर के सम्मान में या पैगंबर के गुस्ताखी हम नहीं स्वीकार करेंगे। यही बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं और जो आज की वजह का एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसका एक राजनीतिक एंगल भी है। तुर्की के राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान।
इनका फ्रांस से पुराना द्वंद्व चल रहा है, चाहे वह मेडिटेरेनियन सी में हो, भूमध्य सागर में हो, चाहे वह सीरिया में हो, चाहे वह नागोर्नो काराबाख में हो, जिसमें आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं। तो यह एक जो मौका मिला एर्दोगान साहब को, उन्होंने इसको बहुत बढ़िया से भुनाने का प्रयास किया और इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रांस में दी गई है, उससे कहीं न कहीं उन्होंने जोड़ दिया इस्लामिक भावनाओं को और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि मैक्रो को अपना मानसिक इलाज करवाना चाहिए। यहीं से बातें और बिगड़ती चली जाती हैं और फ्रांस अपने राजदूत को बुला लेता है टर्की से और इस प्रकार से यह बातें पूरी दुनिया में स्पेकुलेट करने का प्रयास किया जाता है कि कहीं न कहीं ये मुस्लिम की भावनाओं को आहत किया गया है। अब इसके बाद अगला चरण जो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उसमें एक नया एंगल जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि जिस प्रकार से साइमन पैट्री की हत्या की जाती है, जिस प्रकार नीस में 3 महिलाओं या फिर 3 व्यक्तियों की हत्या की जाती है, वह जो एक कृत्य था वह कहीं न कहीं भावनाएं आहत होती हैं। दोस्तों, अब यदि हम एक बार इस्लाम के बारे में समझने का प्रयास करें तो इस्लाम को लेकर के जिस प्रकार से आपस में ही इतना कंट्राडिक्शन है, इस्लाम में आपस में ही वर्चस्व की इतनी ज़बरदस्त लड़ाई है। लगभग 72 से फिरके इस्लाम के हैं जो अपने आप को असली इस्लाम साबित करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे को काफिर के रूप में मानते हैं। जैसे कि यदि आप देखें टर्की हो, सऊदी अरब हो, इन दोनों में आपस में ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है और एक दूसरे में ज़बरदस्त विरोधाभास है। और इस्लाम के में एक समस्या यह भी हम देखने को पाते हैं कि यह उन रेडिकलाइज्ड लोगों का उतना खुला विरोध नहीं करते हैं जितना इन बातों का विरोध करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जब ISIS, अल-कायदा, तालिबान, बोको हराम जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन मानवता का हत्या करते हैं, मानवता का विनाश करते हैं, तो इनके तरफ से उतना ज़बरदस्त विरोध नहीं दर्ज किया जाता है जितना होना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि कुरान में यह बात लिखी हुई है और जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त है कि यह बात लिखी हुई है कुरान में कि किसी व्यक्ति की हत्या, एक इंसान की हत्या इंसानियत की हत्या है, तो जब ऐसे संगठन जो अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाला कहते हैं, यदि वह इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं तो उनका भी उतना ही तेज़ी से विरोध होना चाहिए जिस प्रकार से इस घटना का विरोध हो रहा है। अब हम भारत के मुस्लिमों से यह अपील करना चाहेंगे कि आप लोग इन सेंटिमेंट को समझने का प्रयास करें। आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हम यदि फ्रांस की अभिव्यक्ति आज़ादी और भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादी में तुलना करें तो यहाँ पर हेट स्पीच के नाम पर हम धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस की जो भावनाएं हैं वह राइट टू ब्लास्फेमी के अंतर्गत उनको ज़्यादा आज़ादी देती हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए कि आप अपने देश के नैतिक मूल्यों को या अपने विचारों को लेकर के आगे बढ़िए और इस देश के संप्रभुता को, इस देश की समानता को और इस देश की जो संवैधानिक मूल्य हों उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए और एकजुट होकर के इस देश के विकास में अपना साथ दीजिए, जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। देखिए, मुल्क और मजहब को लेकर के जब आपस में खींचतान होती है तो मेरा मानना है कि मुल्क और मजहब में से हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि जिस धरती पर तुम्हारा जन्म होता है, जिस जगह तुम्हारा जन्म होता है, उसके पर तुम्हारी वफादारी बहुत ज़रूरी होती है और उसके नैतिक मूल्यों और वहाँ के समाज के साथ अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं जो अधिकतर ईसाई बहुल्य हैं लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन जब हम मुस्लिम बहुल देशों की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो कि अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। तो इसका यह अंतर होता है कि जिस प्रकार से यमन में विद्रोह हुआ, यमन में लड़ाई चली, सीरिया में लड़ाई चल रही है, इससे जो रिफ्यूजी निकलते हैं तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक देश हैं जैसे कि आपका जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो यहाँ से भागे हुए लोगों को वह शरण देता है और उस शरण के अंतर्गत वह उन मुस्लिमों को भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार की सोच लेकर के जाते हैं, जो कट्टरता लेकर जाते हैं। जैसे फ्रांस की ही बात की जाए कि वहाँ की नागरिकता आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका वहाँ के संविधान में बिलीफ हो, विश्वास हो। यदि आपका उस संविधान, यदि आप कोई भी मुस्लिम किसी भी कारण से यदि
फ्रांस की नागरिकता लेता है तो उसे इस बात का कमिटमेंट देना होता है कि वहाँ के संविधान के प्रति वो सम्मान रखेगा और वहाँ के मूल्यों को वह अपने आप में आत्मसात करेगा। यह बातें लेकिन जब बाद में वहाँ पर रेडिकलाइज्ड होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं जिस प्रकार से कि वह व्यक्ति वह जॉर्जिया का व्यक्ति जिसे फ्रांस ने अपने यहाँ शरण दिया था और उसने गला काट करके हत्या की। और दूसरी घटना जो नीस में हुई है वह ट्यूनीशियाई नागरिक जो फ्रांस में कुछ दिन पहले ही गया था, उसने लोगों की हत्या की। तो ऐसे लोगों को यदि शरण दी जाती है तो ये और वो बाद में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, तो इसलिए पूरा इस्लामियत पर सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ ये भी जिसने तुमको शरण दी, जिसने तुम्हें बुरे वक्त में तुम्हारा दामन थामा, तुम्हें अपने यहाँ जगह दी, तुम वहाँ पर जाकर के इस प्रकार का उत्पात मचाते हो, यह उचित नहीं है। हाँ, यदि आपको विरोध दर्ज करना है तो आप विरोध करने के और भी तरीके होते हैं। आप अपने इस्लाम को अधिक से अधिक लोगों तक एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए। आप लोगों को यह बताने का प्रयास करिए कि हमारे मजहब का मूल क्या है। जिस प्रकार से फ्रांस अपने प्रोटेक्ट करता है अपने संविधान को, आप अधिक से अधिक लोगों के बीच अपनी बातों को नेगोशिएट करिए, लोगों से संवाद स्थापित करिए और लोगों के अंतर्गत यह भावना डालने का प्रयास करिए कि कहीं न कहीं आपका जो इस्लाम है वह पूरी दुनिया के लिए अच्छा है और पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। लेकिन समस्या ये होती है कि जब आप संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ कहीं न कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इस्लाम को बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि एक बात इमरान खान ने भी कही थी कि मुस्लिम लीडर जो हैं वह पूरी दुनिया में इस्लाम को एक्सप्लेन करने में असफल रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और इसकी वजह से एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट पैदा हो रहे हैं। आज पश्चिमी देश जो पूरी दुनिया को खुली बाहों से स्वागत करते हैं या फिर शरणार्थियों को सबसे ज़्यादा स्थान देते हैं, वह भी अब डर रहे हैं कि हम क्यों इन लोगों को स्थान दें, जैसा कि डेनमार्क में हुआ, जैसा कि नॉर्वे में हुआ। तो ये प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वह आपके लिए सवाल खड़ा करती हैं। और इस बात को मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि जितना ज़्यादा शरणार्थियों को जगह पश्चिमी देशों में ने कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, विरोधाभास के दौरान, उतना किसी भी मुस्लिम देश ने अपने मुस्लिमों के लिए भी नहीं दिया। जैसे सऊदी अरब ने अपने यहाँ शरणार्थियों को जगह नहीं दी, टर्की ने जगह नहीं दी, लेकिन ग्रीस, नीदरलैंड, डेनमार्क, जो इस प्रकार के देशों ने खुली बाहों से स्वागत किया। तो ये बातें जो होती हैं आपस में विरोधाभास पैदा करती हैं और कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी करती है इस्लाम को। आइए हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जो कि बायकॉट फ्रांस चल रहा है। तो ये बायकॉट फ्रांस का जो एक तथ्यात्मक अध्ययन बताता है कि उससे किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा असर फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रांस जो इस प्रकार के इक्विपमेंट बनाता है जो काफ़ी महंगे होते हैं और इस प्रकार के भी इक्विपमेंट वस्तुएं बनाई, जैसे शराब वहाँ बनती है और अधिकतर मुस्लिम देशों में शराब बैन है। वहाँ पर बहुत प्रकार के आपके सजावटी ऑर्नामेंट जैसे लिपस्टिक, जैसे क्रीम्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है इस्लामिक देशों में। तो ये आप यदि बायकॉट फ्रांस करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या फिर जब आप प्लेन में चलते हैं तो क्या उन वस्तुओं को बनाने वाला चीन तो नहीं है जो आपका जीवन बचाते हैं और आपके जीवन को सुगम बनाते हैं। तो आप बायकॉट चीन करके, बायकॉट फ्रांस, माफ़ी चाहूँगा, बायकॉट फ्रांस करके आप इस प्रकार का नहीं कर सकते हैं खुला हुआ विरोध, क्योंकि फ्रांस जो है वो आपके जीवन में बहुत अंदर घुसा हुआ बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है। इस प्रकार से यदि हम अब अगले चरण में मैं जोड़ना चाहूँगा कि भारत फ्रांस संबंध। कई लोगों को यह बात बुरी लग रही है कि भारत फ्रांस का समर्थन क्यों कर रहा है। देखिए, बात समझिए, जो 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था परमाणु शक्ति के नाम से, तो यदि दुनिया का सबसे पहला देश किसी ने भारत के साथ खड़ा होने का हिम्मत जुटाई थी तो फ्रांस था। फ्रांस ने भारत को पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए उसने अपने तर्क दिए कि भारत जो है अपनी सुरक्षा के लिए, भारत को अपनी सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है और ये जो भारत ने परमाणु बम का विस्फोट किया है वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। और ऐसा हर मजहब में कही गई बातें हैं। ये तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा कोई साथ देता है तो उसका तुम्हें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो भारत उसी पॉलिसी का पालन कर रहा है और आपके देश की बहुत सारे डेवलपमेंट, चाहे पनबिजली परियोजना हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, इसमें फ्रांस जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जैसा कि हमारे देश में राजनीतिक रूप से कहा गया है कि दुनिया में कोई देश सबसे मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है तो फ्रांस है, चाहे वह
कश्मीर का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा है, तो इन विपरीत परिस्थितियों में हम साथ नहीं छोड़ सकते हैं। यदि हम इस्लामिक देशों की बात करें तो जिस प्रकार से आपस में उलझे हुए हैं, चाहे वह यमन हो जहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों की हत्या की जा रही हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वह इराक हो, तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप लोग आपस में मिल करके बात करके अपने मसाइल को समझाएं, उनको सुलझाएं और एक ऐसे इस्लाम को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करें जो कि एक मानवता का संदेश देता हो और जिसमें पारदर्शिता ज़्यादा हो और जिसको लोग आसानी से समझ सकें। क्योंकि एक आम आदमी जब एक आतंकवादी की कल्पना करता है तो कहीं न कहीं उसे एक इस्लामिक चेहरा ही नज़र आता है। और ये बातें प्रमाणित भी करती हैं कि दुनिया में मोर देन 90% जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, टेररिस्ट घटनाएं होती हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी मुस्लिम का योगदान होता है। तो आपको उनका भी विरोध करना होगा। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनकी संख्या बहुत कम है और एक सर्वे भी कहता है कि इस्लाम का 0.03% लोग ही केवल इस प्रकार की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये 0.03% जो होते हैं कैसे पूरे इस्लाम का चेहरा बन जाते हैं, इस पर भी आपको सोचना होगा, इस पर भी आपको विचार करना होगा। नहीं तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो लोग आप पर शक करेंगे। इस प्रकार से मैं एक समाधान की भी बात करता हूं अंत में इस वीडियो के कि आखिर होना क्या चाहिए। देखिए, राइट टू लिबर्टी के नाम पे, राइट टू एक्सप्रेशन के आधार पे आप मेरे माँ बाप का इस प्रकार का चित्र नहीं बना सकते हैं जो कि अनुचित हो, मुझे गाली नहीं दे सकते हैं जो कि अशोभनीय हो। तो हमें राइट टू स्पीच में और धार्मिक भावनाओं के बीच एक इस प्रकार का सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना होगा जो कहीं न कहीं इस दोनों के बीच एक पुल का काम करे। और यह पुल जो है दोनों में एकता का पैगाम लेकर के आए और साथ ही साथ दोनों धाराएं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं वो आपस में जुड़ करके पूरी दुनिया को एक नया संदेश दें। तो हमें इन दोनों के बीच सामंजस्य की बात करनी होगी और साथ ही साथ अपनी भावनाओं को इतना छोटा नहीं बनाना होगा कि हम बात बात पर आहत हो जाएं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना बड़ा नहीं बनाना होगा कि वह बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। यह मेरा अंतिम संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। अब साथ ही साथ आप लोगों से विदा लेने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। क्योंकि मेरी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, मैं हर समस्या का समाधान लाने का प्रयास करता हूँ और साथ ही साथ यह प्रयास करता हूँ कि अच्छाई पूरी दुनिया में फैले और लोगों को सही बातों तक पहुंच होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, इस गुजारिश के साथ कि आप लोग को यह बातें सब अच्छी लगी होंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का ज़रूर कोशिश करिए जिससे मैं भी समझ सकूं कि आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं रघुवंशी विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार।